नमस्कार दोस्तों, रोहित है। साथियों, आज हम लोग बिहार बजट को कवर करेंगे आगामी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आप ये बोलेंगे कि यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, हमने उसको देख चुके हैं, या क्यू एंड ए सेशन आप बहुत देखे होंगे कि 10-15 क्वेश्चन ले लेगा और आपको करा देगा। इट इज ऑफ नो यूज टू यू, कोई काम का आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप बीपीएससी के पैटर्न को देखें तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन टकराया तो टकराया, नहीं तो नहीं टकराया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना ही चाहिए। तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि लगातार आप लोग कह रहे थे, अगर आप पिछले साल का हमारा वीडियो देखेंगे जो बीसीडब्ल्यू अपलोड किया है बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, और उसका अगर आप स्ट्राइक रेट एग्जाम में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का स्ट्राइक रेट था। तो आपका लगातार डिमांड था कि बिहार बजट का एक हॉलिस्टिक वीडियो बना दीजिए। आज उसी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। पहली बात यह है कि एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे से एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लो और देखो कि किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि तुम देखो, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द बिहार आउटस्टैंडिंग डेट टू द जीएसडीपी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अगर तुम आंकड़ा को याद किए हो तो तुम बता सकते हो कि भैया 37.73%, 37.72% है। बट माई क्वेश्चन इज, माई सिंपल सबमिशन टू यू इज, वाई 37.72%? क्या इस पे भी कुछ लिमिट वगैरह है क्या कि कितना होना चाहिए? ये जो डेट टू द जीएसडीपी रेशियो है, ये सस्टेनेबल है क्या? ये सब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि हां ये सस्टेनेबल है, क्योंकि 39.9% होना चाहिए 15वां वित्त आयोग के हिसाब से। जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो कहता है कि जो आउटस्टैंडिंग डेट टू द जीएसडीपी रेशियो होना चाहिए वो 39.9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज वेल विद इन द लिमिट्स। तो इस तरह का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आता है तो आप वहां पर मुश्किल में फंस सकते हैं। आप अपने सोचिए कि आपने जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था उसमें केवल आप अगर इस आंकड़ा को याद किए हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा कि भाई 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से इतना होना चाहिए, तो आप फंस सकते थे कि नहीं फंस सकते थे। आप इस चीज को थोड़ा सा सोचिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो बना दे तो कमेंट करिएगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बिहार बजट तो हम आपके लिए बना ही दिए हैं। चलिए, पहला हम लोग देखते हैं कि अगर बिहार बजट को हम लोग देखें तो बिहार बजट को प्रस्तुत कौन किया है। तो बिहार बजट को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम है विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव के बारे में एक चीज तुमको पता होना चाहिए कि विजेंद्र यादव इज द लास्ट आइकॉन ऑफ द सोशलिस्ट पॉलिटिक्स इन द बिहार। आप अगर विजेंद्र यादव को अगर आप जात में बांटना चाहते हैं, धर्म में बांटना चाहते हैं, तो आप इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन हैं। किस पार्टी के हैं? जनता दल यूनाइटेड के हैं। सॉरी, कहां से चुनाव जीतते हैं? सुपौल से चुनाव जीतते हैं। और इनके लिए ये सब वो लेवल के व्यक्ति हैं कि इनके लिए मात्र दो जात है, मात्र दो ही धर्म है। एक है अमीर, एक है गरीब। और चूंकि ये सरकार में आए हैं तो इनको गरीबों के उत्थान के लिए कदम उठाना है। और ये सब वो लोग हैं कि काजल की कोठी पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रहकर ही ये सब कुछ करना। तो हिस्ट्री ऑफ द 40 years ऑफ द पब्लिक सर्विस अनब्लेमिश्ड विद द स्लाइटेस्ट टिंज ऑफ द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। तो ये सब बहुत बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है। तो बहुत उम्रदार आदमी हैं। आज के डेट में विजेंद्र बाबू डिप्टी सीएम हैं, और ये कोई भी धर्म के नहीं है, कोई भी जात के नहीं है, बस ये गरीबों का प्रणेता हैं, गरीबों की आवाज उठाने वाले सोशलिस्ट लीडर हैं। तो अंतिम ध्वजारोहक है सोशलिस्ट पॉलिटिक्स बिहार के। अब ध्यान से देखो, जो विजेंद्र बाबू हैं कब प्रस्तुत करते हैं? 3 फरवरी 2026 को प्रस्तुत करते हैं। और इनका बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि भाषण 12 मिनट में खत्म कर देते हैं, क्योंकि उम्रदार आदमी हैं तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी। तो हिंदू अगर आप अखबार पढ़े होंगे तो उसमें इन लोग मॉक भी कर रहा था कि 12 मिनट के अंदर भाषण खत्म कर दिए। अरे भाई, एज हो चुका है। पर आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो इनके पास इसके पहले बिजली मंत्रालय था, इतना बिजली में जो बिहार में काम हुआ है तो उसका क्रेडिट तो इनको जाता ही जाता है। तो 12 मिनट के अंदर भाषण खत्म कर दिए थे। पर यह प्रश्न उठता है मेरे भाई कि बजट वर्ड कहां है संविधान के अंदर? तो पहली बात यह है कि वर्ड बजट तो कहीं है ही नहीं लिखा हुआ संविधान के अंदर। देयर इज नो वर्ड रिटन बजट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एनुअल मतलब सालाना, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बताओ? तो फाइनेंशियल ईयर आपका होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसी के बीच को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो अपना संविधान में क्या लिखा हुआ है? बजट वर्ड कहीं लिखा ही नहीं हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 बार प्रस्तुत होगा। एक तो केंद्र की सरकार करती है, एक राज्य की सरकार करती है। जो केंद्र की सरकार करती है वह आर्टिकल नंबर 112 के तहत करती है। जो राज्य की सरकारें
बजट प्रस्तुत करती है, जिसको हम लोग लेमैन और लोकली बजट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो आर्टिकल नंबर 202 के तहत प्रस्तुत करती है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारे लिए सहूलियत होगा। जो बिहार का बजट प्रस्तुत होता है वह एक सेंट्रल थीम के अबाउट रिवॉल्व होगा। वो सेंट्रल थीम क्या है? 7 निश्चय 3। हमको पता है कि आपको इतना तो पता होगा कि जब नीतीश जी की सरकार थी तो 7 निश्चय 1 लेकर आते हैं, 7 निश्चय 2 लेकर आते हैं, 7 निश्चय 3 लेकर आते हैं। अगर तुम 7 निश्चय का कंसेप्ट देखोगे तो 7 निश्चय में 7 निश्चय लेते हैं और उस पर फिर काम वो करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला 7 निश्चय आता है 2015 से 20, दूसरा 7 निश्चय आएगा 2020 से 25, और जो तीसरा 7 निश्चय आएगा 2025 से 2030, नीतीश कुमार। तो जो 7 निश्चय पार्ट 3 है, इसका अगर एनुअल फाइनेंशियल आउटले देखोगे तो 14,800 करोड़ रुपया है। लेट मी रीइटरेट फॉर ऑल ऑफ यू, ये 5 साल का नहीं है, 1 साल का जो उनका डिपार्टमेंटल एलोकेशन है वो है 14,800 करोड़ रुपया 7 निश्चय पार्ट 3 का। तो जो सेंट्रल थीम जिसके अबाउट ये पूरा बजट रिवॉल्व करेगा वो है 7 निश्चय। ये 7 निश्चय कैटेगरी 1 में हम ये डाल रहे हैं, कैटेगरी 2 में ये डाल रहे हैं, कैटेगरी 3 में ये डाल रहे हैं। तो 7 निश्चय इज एन इंपॉर्टेंट थीम जिसका आपको बजट आउटले भी एनुअल पता होना चाहिए मेरे भाई। अब देखो, अगर तुम बिहार के बजट को तुम देखोगे तो उसमें कैटेगराइजेशन तुम देखोगे कैसे कैसे हम लोग मूव करते हैं। पहला जो होता है, बिहार एक आउटकम बजट लेकर आता है। जो आउटकम बजट होता है वो हम लोग कब लेकर आते हैं? 2006-7 में हम लोग आउटकम बजट लेकर आते हैं। व्हाट इज दिस आउटकम बजट माय डियर फ्रेंड? अगर मानते हैं कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट 1,000 करोड़ रुपया हम उसको एलोकेट किए, तो हमको पता होना चाहिए कि 1,000 करोड़ रुपया क्यों एलोकेट किया गया था। अगर एलोकेट किया गया था तो उस पर्टिकुलर एम को, पर्टिकुलर थीम को पूरा कर पाता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या होता है? अचीवमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो अगर आउटकम बेस्ड बजटिंग हम लोगों ने किया 2006-7 में पहली बार, तो उसके बाद से कंटिन्यूअस आ रहा है आउटकम बेस्ड बजट। तो हमारा अचीवमेंट रिपोर्ट भी प्रस्तुत होना चाहिए ताकि हम लोग देख सके कि जिस टारगेट के लिए, जिस एंबिशन के लिए, जिस पॉलिसीज के लिए तुमने पैसा खर्चा किया था उसको तुमने अचीव किया कि नहीं। तो अचीवमेंट रिपोर्ट कब आ रहा है? अगर भैया जब से आउटकम बजट तुमने प्रस्तुत किया उसी समय से अचीवमेंट रिपोर्ट आता होगा, ताकि हम लोग देख पाए कि जो तुमने पैसे को खर्च किया वो सही और मुकम्मल जगह खर्च किया कि नहीं किया। मेरे भाई, अभी तुम बस सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनो। वीडियो के अंत में एक टेलीग्राम लिंक दिया होगा, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में तुमको नोट्स मिल जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश माध्यम में नोट्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो आउटकम बेस्ड बजटिंग बिहार कब स्टार्ट करता है? 2006-7 से आउटकम बेस्ड बजटिंग स्टार्ट करता है। एंड आउटकम बेस्ड बजटिंग का एक इंपॉर्टेंट थीम है अचीवमेंट रिपोर्ट, कि तुमने क्या अचीव करा। अगर तुम और आगे बढ़ोगे तो बिहार जेंडर बेस्ड बजटिंग भी प्रस्तुत करता है। तो जेंडर बेस्ड बजटिंग कैसे याद रखना कि भैया देखो, अगर मानते हैं 2006-7 में हमने आउटकम बेस्ड बजटिंग स्टार्ट किया, तो 1 साल जोड़ दो, तो 2008-9 से हम लोग जेंडर बेस्ड बजटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। व्हाट इज द जेंडर बेस्ड बजटिंग? जेंडर बेस्ड बजटिंग का मेरा मतलब होता है सीइंग द थिंग्स थ्रू द प्रिज्म ऑफ द जेंडर, सीइंग द थिंग्स थ्रू द लेंस ऑफ द जेंडर। महिला सशक्तिकरण के लिए जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, उसके महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, ये सब चीज तो हमको पता ही होना चाहिए। देखो, ये जो बजट का डॉक्यूमेंट से तुमको स्क्रीनशॉट लगाए हैं कि जेंडर स्टेटमेंट अप्लाइंग द जेंडर लेंस टू द बजट। आप बजट में देखिए कि कितना पैसा जेंडर इंपावरमेंट के लिए हुआ है, महिला उत्थान के लिए हुआ है, जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए हुआ है। तो बिहार में जेंडर बेस्ड बजटिंग 2008-9 से स्टार्ट होता है। बिहार में आउटकम बेस्ड बजटिंग 2006-7 से स्टार्ट होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच मस्ट बी इन योर माइंड, नहीं तो दिक्कत तुमको होगा एग्जामिनेशन में। तो जेंडर लेंस ऑन द बजट एग्जीक्यूशन, एक्स पोस्ट जेंडर इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे, यही जेंडर बेस्ड बजटिंग है। यहां पर देखो, जेंडर रिलेटेड ऑडिट होना चाहिए, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड द स्क्रूटनी होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द जेंडर बजटिंग माय डियर फ्रेंड। तो अगर हम बोल रहे हैं कि जेंडर, बिहार में जेंडर बजटिंग हो रहा था, तो इसका मतलब आई नीड टू सब्सटेंशिएट माय व्यू पॉइंट कि हां हो रहा था। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो हम लोग कब स्टार्ट कर रहे हैं? 2007-8 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप यहां पर देखिए तो आपको बताए तो 2006-7 से स्टार्ट किए, तो 2008-9 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 2008-9 से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं जेंडर बेस्ड बजटिंग। जब 2008-9 से हम लोग जेंडर बेस्ड बजटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए जिससे हम उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि पहला डेटा ये देखो, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिला
किस चीज में रिजर्वेशन हम लोग उनको देते हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देते हैं। कब देना स्टार्ट कर देते हैं? 2006 में। ट्राई टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट कि जेंडर बेस्ड बजटिंग होने से पहले बिहार सरकार जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए कदम उठा रही थी। अगर आप देखिएगा तो 50% रिजर्वेशन इनको अर्बन लोकल बॉडी में दिया हुआ है। ये हम लोग कब देते हैं? 2007 में देते हैं। मेरे भाई, महिलाओं को 35% आरक्षण मिला हुआ है सरकारी नौकरी में। अगर हमको ठीक से याद है तो 2016 से हम लोग देना स्टार्ट करते हैं। विल यू नॉट अलाउ मी टू से दैट दिस इज अ क्लासिक केस जहां पर जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। दिस विल फॉल अंडर द डोमेन ऑफ द जेंडर बेस्ड बजटिंग और नॉट। तो ये सब चीजें तुमको पता होना चाहिए। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा। उदाहरण के तौर पर और देखो, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत अगर आप देखेंगे कि अगर कोई बीपीएससी की परीक्षा लड़की पास कर रही है तो उसको 50,000 रुपया मिलता है, प्रीलिम्स पास करती है तो। अगर प्रीलिम्स यूपीएससी का पास करती है तो मेंस की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपया मिलता है। तो आपको नहीं लगता है कि जो जेंडर खाई है, जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जो लिंग के बीच में जो खाई है, उसको कम करने की सरकार कोशिश कर रही है। अगर आप देखेंगे तो बिहार में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जीविका दीदी का। अब हमको तुम ये बताओ कि जो जीविका कंसेप्ट है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, ये किस मंत्रालय के अंदर है ना? कमेंट करके हमको बताओ कि जो जीविका दीदी है, पहला बात तो ये पता होना चाहिए कि जो जीविका दीदी वाला जो कंसेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट था। अब बताओ कि किस मंत्रालय के अंदर है? ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी, CMO, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इसको सीधा रेगुलेट करता है। बताओ, कमेंट करके बताओ कि जीविका जो प्रोग्राम है ये किस मंत्रालय के अंदर है। ठीक है, इसको कौन रेगुलेट करता है? अब ध्यान से देखो, तो ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसा जीविका दीदी जो 1 लाख रुपया कमाने लगी हैं, उनको हम लोग लखपति दीदी कहते हैं। और 31.71 लाख उनकी संख्या हो चुकी है लखपति दीदी का। तो यह महिला सशक्तिकरण के दिशा में कदम है कि नहीं है, तुम ये बताना। पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, दरभंगा, पूर्णिया और गया में यहां पर पिंक बस चलेगा। पिंक बस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बस जहां का ड्राइवर भी महिला हो, कंडक्टर भी महिला हो, जो लोग उसमें यात्री हैं वो भी महिला हो। तो अगर आप दिल्ली मेट्रो वगैरह में गए होंगे तो आप देखिएगा कि जो पहला बॉगी होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। तो उसी तरह से महिला सशक्तिकरण के दिशा में बहुत सार्थक कदम है। पटना में अगर एक ट्रैफिक पुलिस देखोगे जो पूरा कंप्लीटली महिला बटालियन है, उसको क्या कहते हैं? टीम डॉल्फिन। तो टीम डॉल्फिन क्या है? पटना का ट्रैफिक पुलिस है जो केवल महिला द्वारा लेड है। ड्राइवर भी महिला है, चेक करने वाली भी महिला है, सब लोग महिला है। उसको नाम रखा गया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज अपॉन दिस फैक्ट कि भाई देखो, जो जेंडर बेस्ड बजटिंग है वो जमीन पर दिख रहा है, सरकार उसके लिए कदम उठा रही है। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। एक है ग्रीन बेस्ड बजटिंग। ग्रीन बेस्ड बजटिंग मतलब क्या होता है? आप यू टेक द थिंग्स और यू सी द थिंग्स थ्रू द लेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं कि नहीं। ये जो जेंडर, हम लोग जो ग्रीन बेस्ड बजटिंग है इसको 2020-21 में स्टार्ट करते हैं और उसके बाद से लगातार बिहार इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट को सशक्तिकरण करने के लिए कदम लगातार उठा रहा है। तो ग्रीन बेस्ड बजटिंग में देखोगे तो इस साल कितना पैसा एलोकेटेड है? 15,837 करोड़, विच इज द 4.56% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द बिहार, माय डियर फ्रेंड। अगर आप देखेंगे तो कैसे हम सब्सटेंशिएट करें कि बिहार सरकार कदम उठा रही है जिससे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वायरमेंट को सशक्त किया जाए। उदाहरण के तौर पर देखोगे तो जैविक कॉरिडोर योजना है, जैविक खेती कॉरिडोर योजना, ये कितना जिला में हो रहा है? 13 जिला में हो रहा है। जो गंगा के किनारे जो 13 जिला हैं वहां पर जैविक खेती हो रहा है, तो उसके लिए सरकार उनको सब्सिडी प्रदान कर रही है। बाकी 13 जिला को छोड़कर वहां पर परंपरागत कृषि योजना चल रहा है, जो परंपरागत रूप से किसानी खेती होता है उसके लिए कदम उठाई जा रही है। अगर आप बिहार का देखेंगे तो एक जो एनपीके आइडियल रेशियो होना चाहिए, कितना होना चाहिए एनपीके का आइडियल रेशियो? 4:2:1। बिहार में ये बढ़ के 11:3:1 के आसपास हो गया है। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है पर अप्रोक्सीमेटली इतना हमारा सॉइल खराब हो चुका है। मगर सॉइल इतना खराब हो चुका है तो हमको करने की क्या जरूरत है? हमको जैविक खेती करने की जरूरत है, परंपरागत जो कृषि होता है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। तो सरकार तो कदम उठा ही रही है जिसके तहत इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके लिए सरकार जैविक कॉरिडोर योजना स्टार्ट की है, जो गंगा नदी के किनारे जो 12-13 जिला हैं वहां पर 13 जिला में हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं।
एक है तरु मित्र, दिस इज द ऑक्सीजन क्लब फॉर द ट्री एंड द प्लांट्स इन ऑर्डर टू सेव द ट्री अवेयरनेस कैंपेन्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द यूनिसेफ। यूनिसेफ के तहत हम लोग तरु मित्र का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। आप एक देखिए कुंद घाट रिजर्वायर स्कीम चल रहा है, ये कहां पर है? जमुई जिला में है। और इस जमुई जिला में क्या किया जा रहा है? यहां पर जो जमुई जिला में एक नदी है, उस नदी का नाम है बहुवार नदी। ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? क्यूल नदी की ट्रिब्यूटरी है। क्यूल कहां से निकलती है? अगर हमको ठीक से याद है तो झारखंड से निकलती है, तीसरी माउंटेन्स वगैरह जो एरिया है गिरिडीह के पास, वहां से निकलती है। तो क्यूल नदी जो सिस्टम है उस पर एक बांध बन रहा है जिसका नाम है कुंद घाट रिजर्वायर स्कीम, और बिहार सरकार इस बजट में उसके लिए प्रावधान की है। दूसरा है बरनार रिजर्वायर स्कीम। ये किस नदी पर है? बरनार नदी पर है। बरनार इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच नदी? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द क्यूल रिवर सिस्टम, और यहां पर भी बिहार बजट में उसके लिए फंड एलोकेट किया गया है। तो ये सब कुछ कदम हैं जो ग्रीन बस्टिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग सीधा लेट्स हिट द बुल्स आइज कि बिहार टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्चा करेगा। तो बिहार जो है 3,47,589.76 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, और ये आंकड़ा आपको एकदम कंठाग्र होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। अब एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ है तो उसके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए कि वहां पर भी आप फिजिकल डेफिसिट बताते हैं, यहां पर भी आप फिजिकल डेफिसिट बता रहे हैं, वहां पर भी आप रेवेन्यू डेफिसिट बताते हैं, यहां पर भी रेवेन्यू डेफिसिट या रेवेन्यू सरप्लस बता रहे होंगे। दोनों में क्या अंतर है? बाबू इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो भी हम बजट में बता रहे हैं ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, क्योंकि बजट क्या है? 2026-27 का बजट है। तो ये जो डेटा हैं ये सब प्रोजेक्टेड डेटा हैं, अनुमानित डेटा हैं कि ये हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम अचीव कर पाएंगे। जबकि इकोनॉमिक सर्वे में मुख्य रूप से आप डेटा देखेंगे तो रियल डेटा है, क्योंकि ये जो डेटा होता है वह 1 साल पुराना होता है, और ये जो डेटा होता है अनुमानित डेटा होता है। तो अगला जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब इनका एक्सरे करेगा कि जो तुमने अनुमान लगाया था और क्या वास्तविकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बिहार बजट में हम जो भी जीएसडीपी बोलेंगे तो वो एस्टिमेटेड जीएसडीपी होगा, जबकि इकोनॉमिक सर्वे में जो आप जीएसडीपी देखते होंगे वो जीएसडीपी एस्टिमेटेड नहीं होगा, वो एक्चुअल होगा। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डेटा अवेलेबल होगा। ये तो 2026-27 का है तो सारा चीज अनुमान पर होगा। तो ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर है, और हमको उम्मीद है ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग तो जरूर होगा। तो इसलिए मत कंफ्यूज करिएगा कि भैया एक इकोनॉमिक सर्वे में भी डेटा याद करना है, एक बिहार बजट में भी करना है। तो बिहार बजट वाला अनुमानित है, एस्टिमेटेड है, इकोनॉमिक सर्वे वाला एक्चुअल है। अब यहां पर ध्यान से तुम देखो, जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा वो 3,47,589.76 करोड़ रुपया है। अब यहां पर देखो पिछली साल की तुलना में 30,694 करोड़ रुपया ज्यादा है। तो चूंकि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट हैं तो हमारा बजट का साइज तो बढ़ना ही है, हमारा एक्सपेंडिचर का साइज तो बढ़ना ही है। तो पिछली साल की तुलना में 30,694 करोड़ रुपया ज्यादा बजट है आज इस बार की तुलना में। अब यहां पर देखो सबसे बड़ा समस्या क्या है? एक तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेट अस डिल मोर इनटू दिस। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको तुम क्या कहते हो? इसको कहते हो पूंजीगत व्यय। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मुख्य रूप से 2-3 चीज आएगा। अगर मानते हैं कि तुम रोड बना रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, मानते हैं कि पोर्ट बना रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, तुम रेलवे बना रहे हो तो ऐसा खर्चा जहां पर मोटा मोटा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है वो क्या है? वो पूंजीगत व्यय में आ रहा है, जो नया कैपिटल क्रिएट करेगा, अगले साल नया जीडीपी क्रिएट करेगा। एक चीज याद रखना कि अगर मानते हैं कि हमने कुछ लोन लिया था, भारत सरकार ने कुछ लोन लिया था, तो उस लोन को तुमको रीपेमेंट करना है, तो रीपेमेंट ऑफ द पास्ट लोन्स विल फॉल अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक चीज ध्यान रखना, जहां पर भी लोन आएगा वो कैपिटल का पार्ट होगा, वो कैपिटल रिसीट का हो सकता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो सकता है। तो एक चीज याद रखना कि भारत सरकार अगर किसी से लोन लिया है और अपने पास्ट लोन को रीपे कर रहा है, वह कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट में आएगा। मानते हैं कि भारत सरकार ने कोई यूनियन टेरिटरी को लोन दिया है, कोई स्टेट को लोन दिया है, तो वो किस चीज में पार्ट काउंट होगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। तो अगर भारत सरकार ने अपना कोई लोन आउटस्टैंडिंग है उसको पे कर रहा है, इट विल फॉल इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर भारत सरकार ने स्टेट या यूनियन टेरिटरी को लोन दिया है वह कैपिटल एक्सपेंडिचर में फॉल करेगा। लेट मी रिपीट दिस फॉर यू, लोन जो होगा वो कैपिटल का ही पार्ट आएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो सकता है या कैपिटल रिसीट का पार्ट होगा, वो कैपिटल का ही पार्ट होगा। इस चीज को तुम ध्यान देना। अब आ जाओ तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। अगर तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर आते हो जिसको तुम राजस्व व्यय बोलते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि डे बाय डे बेसिस पर, दैनिक मतलब डेली बेसिस पर सरकार क्या खर्चा कर रही है, वो 2 तरह का हो सकता है। एक एक्सपेंडिचर हो सकता है जिसको तुम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हो, मानते हैं कि कोई रोड को रिपेयर करना है, हॉस्पिटल को रिपेयर करना है, ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। और एक जो एक्सपेंडिचर होता है उसको तुम कहते हो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। मानते हैं कि कोई
इंटरेस्ट पेमेंट हमको करना है, डे बाय डे बेसिस पर करना है, अगर मानते हैं हमको ग्रांट देना है, तो ये आपको फॉल कर जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर में जो खर्चा करना है इसी में फॉल करेगा। सब्सिडी देना है, रेवेन्यू के कॉलम में फॉल करने वाला है, ठीक है। सैलरी देना है, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सैलरी देना है, ये सब रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो डे टू डे बेसिस पे जो सरकार की खर्चे आती हैं वह रेवेन्यू का पार्ट होता है। अगर डे टू डे बेसिस वाला पे भी अगर आप पैसा नहीं मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब होने वाली है। दूसरी, अगर आप एक चीज को याद करिएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पार्ट है जो अगले साल या आने वाले साल में वो जीएसडीपी को क्रिएट कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर आप रोड बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, तो आपके इकोनॉमी को हेल्प करेगा। ऐसे भी अगर आप देखिएगा कि अगर आप रेलवे बना रहे हैं या पोर्ट बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं तो उसका मैग्निफिकेशन फैक्टर ज्यादा होता है। अगर आप एक रोड बना रहे हैं या मानते हैं कि नेशनल हाईवे एक रोड बना रहा है तो उसमें सीमेंट वाले की जरूरत पड़ेगी, छड़ वाले की जरूरत पड़ेगी, हेल्पर का जरूरत पड़ेगा, फिटर का जरूरत पड़ेगा, इंजीनियर का जरूरत पड़ेगा। तो इकोनॉमी में उसका मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को आपको मिलता है, तो इकोनॉमी को बूस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अगर आप खर्च कर रहे हैं तो इकोनॉमी को ज्यादा थ्रस्ट देता है, ज्यादा फोर्स देता है, ज्यादा मोमेंटम देता है। तो एक चीज याद रखना कि बिहार के साथ समस्या सबसे बड़ी यह है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 63,455.84 करोड़ रुपया है। इसका मतलब कि 3,47,589 करोड़ रुपया में मात्र 63,455 करोड़ रुपया हम खर्चा कर रहे हैं, जो आने वाले जीएसडीपी को हेल्प करेगा। बाकी खर्चा हम लोग कहां कर रहे हैं? डे टू डे अफेयर्स को मीट कर रहे हैं। और बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी, बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है मेरे भाई। तो याद रखना, अगर मेंस में उत्तर लिखना या इंटरव्यू में कभी जवाब देना होगा तो यही याद रखना कि बिहार की त्रासदी यह है कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कम खर्च करते हैं और जो डे टू डे बेसिस पर हमारी जरूरतें होती हैं, सैलरी का, पेंशन का, सब्सिडी का, इस पर हम लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। तो यहां पर हमें सुधार करने की जरूरत है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग खर्चा करते हैं, इट इज 18.26% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। तो 100 में से 18.26% को घटा दोगे तो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला आ जाएगा, तो इट इज 81.74%। अगर हमको 3,47,589 करोड़ रुपया याद है, उसमें से 63,455.84 करोड़ को घटाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद आ जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, 2 बार 3 बार अगर इसको गो थ्रू करोगे तो बहुत कंफर्टेबली तुमको याद हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि जो बिहार का बजट है वो रेवेन्यू सरप्लस बजट है। कितने का रेवेन्यू सरप्लस बजट है? 1143.19 करोड़ का, विच इज 0.09% ऑफ द जीएसडीपी। अगर आप फिजिकल डेफिसिट देखोगे तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट जो होता है, इट इज द नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, कि हमको कितना बोरो करना है। आप अगर चाहते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस पर हम वीडियो बना दें तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम लोग बना देंगे। जैसे अगर आप ऐसे देखिएगा कि फिजिकल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है, तो एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट, है ना। तो भैया तब हमको क्या पता चलेगा कि नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पे भी वीडियो बना देंगे तो कमेंट करिएगा, तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल में ये सब टॉपिक को कवर कर लेंगे। एज ऑफ नाउ हम लोग अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। लिमिट में ये है कि बिहार का जो बजट है वो राजस्व अधिशेष बजट है। कितने का राजस्व अधिशेष होने वाला है? 1143.19 करोड़ का, विच इज 0.09% ऑफ द जीएसडीपी। फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा अनुमानित है वो कितना है? 39,111.80 करोड़, विच इज 2.99% ऑफ द जीएसडीपी। तो मेरे भाई पहला चीज हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना हो रहा है? 2.99%, विच इज वेल विद इन द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एफआरबीएम एक्ट जो प्रस्तुत हुआ था वो क्या कहता है कि सरकार को अपना जो फिजिकल डेफिसिट है वह 3% के आसपास रखना चाहिए। इसमें कुछ एस्केप क्लॉज भी देता है 0.5% का। तो हमारा ये पता है कि ये जो एफआरबीएम कमेटी बना था, जो एनके सिंह कमेटी बना हुआ था, जो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह, नंदू कुमार सिंह, वो नंदू कुमार सिंह बिहार के ही रहने वाले थे। ये जो एनके सिंह वही हैं जो उदय कुमार सिंह जो आप देखते होंगे ना, जो जनसुराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, उनके भाई हैं एनके सिंह। और एनके सिंह की जो माता जी हैं पूर्णिया की सांसद रही हैं।
इनके सिंह के ही पिताजी हैं टीपी सिंह, है ना, जो आईसीएस ऑफिसर थे और टीपी कॉलेज वगैरह पटना में देखते होंगे। जो पटना में शेखपुरा हाउस देखते हैं आप, जहाँ पे प्रशांत किशोर पहले रहते थे, वो एनके सिंह का ही है, मतलब एनके सिंह और उदय सिंह दोनों भाई हैं। तो एफआरबीएम एक्ट जो है, एनके सिंह कमेटी बनता है, और एनके सिंह जो हैं वो अरुण जेटली के बहुत परम मित्र थे, एक बहुत सेलिब्रेटेड अर्थशास्त्री तो हैं ही, आईएएस ऑफिसर भी थे एनके सिंह। और एनके सिंह जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। ठीक है, तो याद याद रखिएगा। तो इनके अंदर एक एफआरबीएम कमेटी बना था, एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए बना हुआ था एनके सिंह का। तो एनके सिंह जब एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करते हैं तो ये फिर बोलते हैं कि 3% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो 3% का जो लिमिट है उसको हम लोग होल्ड करते हैं। तो जो बिहार है, इट इज वेल विद इन द लिमिट, जो 3% का एफआरबीएम जो एक्ट है वो लिमिट देता है, उसके हम लोग अंदर हैं। अब देखो एस्टिमेटेड जीएसटीपी क्या होता है। एस्टिमेटेड जीएसटीपी कितना है? 13,09,155 करोड़ रुपया है। तो अब एस्टिमेटेड जीएसटीपी तुमको पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द, एक करेंट प्राइस पर जीएसटीपी निकालते हो, एक कांस्टेंट प्राइस पर जीएसटीपी निकालते हो। तो ये हम इकोनॉमिक सर्वे में बता देंगे, पर अभी तुम मान के चलो कि जो करेंट प्राइस पर जो जीएसटीपी होता है, इसको तुम क्या कहते हो? नॉमिनल और द नाम मात्र जीएसटीपी कहते हो। जो कांस्टेंट प्राइस पर तुम लेते हो, इसको तुम क्या कहते हो? रियल जीडीपी कहते हो। तो एक चीज को ध्यान रखना कि अब कांस्टेंट और करेंट वाला कैसे होता है, तुम कमेंट करके बताना, हम इकोनॉमिक सर्वे में बता देंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। फिर जो होता है नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी करते हैं, तो उसको जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है जो तुमको पता होना चाहिए। एज ऑफ नाउ ये याद रखना कि एस्टिमेटेड जीएसटीपी, जिसको तुम नॉमिनल जीएसटीपी कहते हो, वो 13,09,155 करोड़ रुपया है। आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट 3,88,554 करोड़ रुपया है। आउटस्टैंडिंग डेट अपॉन जीएसटीपी तुम ले लोगे तो कितना आ रहा है? 29.68% आ रहा है। अब ध्यान से देखना, जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे कितना कह रहा था? 37.72% कह रहा था। अभी एस्टिमेटेड कितना है? 30% के आसपास एस्टिमेटेड है, पर ये तो आपका एस्टिमेटेड है, एक्चुअल थोड़ी है। तो कहने का मतलब है कि एस्टिमेटेड हमारा आउटस्टैंडिंग डेट अपन जो जीएसटीपी आ रहा है वह 29.68% का आ रहा है। ये कब की बात हम लोग कर रहे हैं? ये 2026-27 की बात कर रहे हैं। जो 37.72 जो हम पहले लिए थे वो कब का था? 2025-26 जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका वो आंकड़ा दे रहा है। तो ये दोनों चीज तुमको पता होना चाहिए कि बजट जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू देता है, हम उम्मीद करते हैं कि इतना होगा, एक टारगेट हम लोग करते हैं कि इतना होगा। इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल एक्सरे देता है। ये ठीक उसी तरह से है कि अगर मानते हैं कि मेरा पैर टूट गया है तो हमको लग रहा है कि मेरा पैर नहीं टूटा है, हेयर लाइन क्रैक है, तो ये तो हमको अनुमानित है ना। एक्सरे करेंगे तब ना पता चलेगा कि हेयर लाइन क्रैक था कि टूटा हुआ है हड्डी। तो जो एक्सरे है वो इकोनॉमिक सर्वे है, जो एस्टिमेशन है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है वो क्या है? वो बजट है। अब हम लोग देखते हैं कि पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां से है। तो पहला तुम देखो कि सबसे ज्यादा हमारा पैसा कहां से आ रहा है? स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्स। कितना है स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्स? 45.49%। भैया जो फेडरल सेटअप है, जो केंद्र पैसा कलेक्ट कर रहा है, इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट कर रहा है, उसमें राज्यों का भी तो हिस्सेदारी है ना भाई। अगर मानते हैं कि कोई कंपनी दिल्ली में था, कोई कंपनी यूपी में था, तो वो भी तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा है ना, तो उसका भी उसके शेयर है। तो वो जो शेयर है वो कितना हमारा है? जो भी हमारा खर्चा होता है उसका 45.49% हमारा जो केंद्र सरकार में जो हिस्सेदारी है वहां से आता है। सेकेंड, स्टेट टैक्स रेवेन्यू से कितना आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है, एंड दैट इज 18.92%। अगर इकोनॉमिक सर्वे को तुम देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एसजीएसटी और आईजीएसटी को मिला लोगे तो 29,003 करोड़ रुपया बिहार कमाया था। तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है? 1 नंबर पे जो केंद्र सरकार में हमारी हिस्सेदारी है वो है, 2 नंबर पे स्टेट अपना जो टैक्स कलेक्ट करता है वो है, 3 नंबर पे हम लोग पब्लिक डेट लेते हैं। तो ये ऑर्डर याद रखना कि बिहार को पैसा कहां से आता है? पहला स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्स, 2 नंबर पर स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यूज, 3 नंबर पर जो स्टेट अपना टैक्स लेता है, स्टाम्प ड्यूटी में ले रहा है जी, आपको इधर से कलेक्ट कर रहा है दुनिया भर का, वो सब आ रहा है। तीसरा पब्लिक डेट, लोक ऋण। तो बस ये याद रखना कि 45.49, 18.92 और 17.81। अब हम लोग देखते हैं कि सरकार खर्च कहां करती है। जो तुम 3,47,000 करोड़ रुपया का तुम बजट देखे तो इसको तुम देखना चाहते हो कि सरकार खर्च कहां करती है। पहला, सोशल सर्विस में सरकार खर्च करेगी, एजुकेशन में खर्च करेगी, हेल्थ में करेगी, सीनियर सिटीजन पर खर्चा करेगी। तो 1 नंबर पर सोशल सर्विस, 2 नंबर पर जनरल सर्विस, 3 नंबर पर इकोनॉमिक सर्विस। इकोनॉमिक सर्विस मतलब क्या करेगा? सरकार ट्रेड पर खर्चा कर रहा होगा, सरकार
इंडस्ट्री पर खर्चा कर रहा होगा, ये सब इकोनॉमिक सर्विस हैं। तो एग्रीकल्चर पर सरकार खर्चा कर रहा होगा, तो ये जो इकोनॉमिक सर्विसेज हैं ये 3 नंबर पर हैं। तो 1 नंबर पर सरकार चूंकि वेलफेयर स्टेट है तो सोशल सर्विस पर खर्च करेगा, 2 नंबर पर जनरल सर्विस, 3 नंबर पर इकोनॉमिक सर्विस। ये आंकड़ा कितना है? सामाजिक सेवाएं में सोशल सर्विस में 41.55%, फिर तुम देखो जनरल सर्विस 28.12% और आर्थिक सेवा 23.39%। बस यही 3 आंकड़ा याद रखोगे, इससे ज्यादा आप आंकड़ा याद नहीं रखोगे। अब देखो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द बिहार। ये सीधा हम बजट से उठाए हुए हैं कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द बिहार कितना है। द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द बिहार इज 14.9%। हम ये उम्मीद करते हैं कि अपना जो मोहब्बत है, अपना जो प्रदेश है, वह 14.9% से ग्रो करेगा। अब देखो 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। बस अब तुम सोच लो, इनको 10,000 रुपया दिया गया है कि महिला रोजगार करेंगी, और उसके ऊपर फिर चचवा बोला है कि 2 लाख रुपया और देंगे। सोच लो, जब 10,000 रुपया अकाउंट में धड़ाक से जाएगा तो वोट तो दबेगा ही ना उस पार्टी पे। तो 10,000 रुपया क्या मिल रहा है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, और 2 लाख रुपया और किसको देना है? आप अगर है ना कि उसमें तो टोटल 2.10 लाख रुपया है। पहला इंस्टॉलमेंट 10,000, फिर रोजगार के लिए 2 लाख रुपया और देंगे। कितने लोगों को दे दिया गया है? 1,56,00,000 लोगों को, महिलाओं को ये पैसा दे दिया गया है। अब देखो बिहार जो है मखाना प्रोडक्शन में टॉप पर है पूरे स्टेट देश में। 85% मखाना अकेले बिहार देता है। लीची प्रोडक्शन में बिहार 1 नंबर पर है, 23%। बिहार का जो 76% आबादी है वह एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जो पुराने लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं क्लासरूम वाले, वो उनको पता है कि ये सब हम आंकड़ा क्लास में बताए हुए हैं, पूरे डिटेल में आपको बताए हुए हैं। अब ध्यान से यहां पर तुम देखो, मशरूम प्रोडक्शन में बिहार 1 नंबर पर है, मखाना में पूरे देश में 1 नंबर पर, लीची में 1 नंबर पर, मेज में 2 नंबर पर, हनी में 4 नंबर पर, राइस में 5 नंबर पर, वीट में 6 नंबर पर। अब हम आपको कुछ आंकड़ा देते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है। अब आप हमको बताइएगा कि वो सब आंकड़ा कितना सही है। जैसे राइस में 1 नंबर पर प्रोडक्शन में कौन है? रोहतास। प्रोडक्टिविटी में कौन है? रोहतास। वीट में अगर आप देखिएगा तो प्रोडक्शन में कौन है? रोहतास। प्रोडक्टिविटी में कौन है? बेगूसराय। अगर आप मेज में देखिएगा तो प्रोडक्शन में कौन है? अररिया। प्रोडक्शन में कौन है? पूर्णिया। प्रोडक्टिविटी में कौन है? अररिया। अब आप हमको कमेंट करके बताइए कि पल्स में प्रोडक्शन में कौन है और प्रोडक्टिविटी में कौन है। कमेंट करके बताइएगा। और जो स्टूडेंट जब पुराने हैं आप बताइए कमेंट करके कि क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हम आपके इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है उसमें हम आपको बता चुके हैं। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि पल्स में 1 नंबर पे कौन है। अब ध्यान से 2-3 चीज देख लो। पहला, 19 तारीख को टेस्ट है तुम्हारा, ये अंतिम सिमुलेटर है, और इसमें ई ऑप्शन वाला भी आपको पता है कि बीपीएससी लेकर आ गया है। अब कुछ लोग बोलेगा कि सर सिमुलेटर लास्ट में नहीं देना चाहिए, एकदम देना। ये बीपीएससी पैटर्न पर एकदम होगा, ना ही पेपर को टफ बनाया जाएगा ना इजी बनाया जाएगा, एकदम बीपीएससी लेवल का पैटर्न रहेगा। तो एक सिमुलेटर 19 जुलाई को है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में 2 जगह है, संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में है मुखर्जी नगर, और पीजीडीएवी पब्लिक स्कूल वेस्ट पटेल नगर है, वहां पर दे देना। और कितना में है? 125 प्लस जीएसटी में है। जाकर अभी आप रजिस्टर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में वीडियो होगा, आप वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। पटना में अगर आप देखिएगा तो पटना में ढेर सारे सेंटर्स हैं, तो पटना में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। पटना में आपको राजा राम मोहन सेमिनरी स्कूल है खजांची रोड में, बोरिंग रोड में बीसीडब्ल्यू का क्लासरूम सेंटर है, फिर गोला रोड में है ना, बहुत जगह यहाँ पर तो पटना में सेंटर होता है, फिर गोला रोड में है, फिर कंकड़ बाग में है, बहुत जगह सेंटर है, 4-5 सेंटर है पटना में। फिर अगर आप और भी इस जगह देखिएगा तो भागलपुर में आप परीक्षा दे सकते हैं, है ना, गया में आप परीक्षा दे सकते हैं, सासाराम में आप परीक्षा दे सकते हैं, सब सेंटर हैं बीसीडब्ल्यू के। सासाराम में आप परीक्षा दे सकते हैं, बिहार शरीफ में आप परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। मुजफ्फरपुर में आप परीक्षा दे सकते हैं, मुजफ्फरपुर में तो बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। तो भागलपुर, गया, सासाराम, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, तो ये अंतिम मौका है, आप जाकर जरूर परीक्षा दे सकते हैं। अब देखो जो 73वीं फाउंडेशन के लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो 73rd बीपीएससी फाउंडेशन, आज से आपका मतलब 15 जुलाई से हम लोग इसका जो बैच 1 है इसका क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। और पहला जो 4 क्लास है वो डेमो क्लास है। हम लोग चाहते हैं कि तुम आकर खुद देख लो कि जो मास्टर तुमको पढ़ाता है कैसा पढ़ाता है ना। तो 3:30 बजे से 4 दिन तक लगातार, मतलब 15 से 19 तारीख तक डेमो क्लास चल रहा है। और क्लास का रेट क्या है? ₹60 पर क्लास।
कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो नंबर लिख लो 9341212632, 911343 022 8। ये सब हेल्प डेस्क का नंबर है, आप यहां पर जाएंगे तो आपकी बात हो जाएगी। ठीक है, तो डेमो क्लास 15 से 19 तारीख तक चल रहा है, जो फी है ₹60 पर क्लास। ये 2 भाषा में चलेगा, हिंदी का अलग चलेगा, इंग्लिश का अलग चलेगा, बाइलिंगुअल चलेगा। नोट्स गुडीज वगैरह सब तो आपको देते रहेंगे। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि अगर मानते हैं आपके कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो अगर उन लोग को पता चले तो बता दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि हिंदी मीडियम के जितने भी लोग देख रहे हैं, कभी अपने तुम कोचिंग से पूछते हो कि तुम्हारा रिजल्ट कितना हुआ है? वो जो तुम्हारा कोचिंग दिखा रहा है कि इतना हुआ है, तुम्हारा कोचिंग का मास्टर अखबार नहीं पढ़ता है। एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अभी तुम अंग्रेजी मीडियम, तुम सोच लो हिंदी मीडियम है ना, तुमको ये बात कहने वाला कोई नहीं अभी है। तुमको रील दिखाएगा फलाना इतना हजार सिलेक्शन, कभी पूछते हो उससे कि तुम्हारा कहां से सिलेक्शन हुआ है? कभी पूछते हो? तुम्हारा मास्टर पढ़ता है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और तुम बोलते हो कि अंग्रेजी मीडियम से हम पिछड़ रहे हैं। लेट मी टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। तुम यूपीएससी में कहीं नहीं हो, यूपीएससी से मैक्सिमम इन द सेंस की परसेंटेज आपका बहुत कम है, 10% भी सिलेक्शन वहां पर नहीं है आपको। तो आप जितना फ्यूज बल्ब है वो सब हिंदी मीडियम में आ गया है। अब तुमको रीजन हम बता रहे हैं। यूपीएससी में सिलेक्शन बहुत कम है, आप यूपीएससी से बाहर जा चुके हैं। अब आपको स्टेट पीसीएस में आपका दबदबा था, अब स्टेट पीसीएस से भी आप बाहर जा रहे हैं, जब जैसे क्वेश्चन का वो स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, आप वहां से भी बाहर जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आपको चीज को सस्ता में चाहिए। जो भाई सस्ता में मास्टर सस्ता नहीं मिलता है। मास्टर अगर बढ़िया बेस्ट माइंड लोगे तो उसको पैसा तुमको देना पड़ता है। आपको कॉपी पेर इंट्रोडक्शन में 2 बार ठीक चाहिए, मेंस में वेरी गुड चाहिए, और कंक्लूजन में वेरी गुड चाहिए, तो सस्ता ही तुम्हारा इवेल्युएशन होगा। कभी अपने मास्टर से पूछना कि तुम कितना बार हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, और तुमको तो रील में एकदम खोए हुए हो। अभी सोचना, अब दरोगा पे जाना पड़ेगा, स्टेट पीछे छोड़ना पड़ जाएगा। अभी जो 2200-2300 सिलेक्शन हुआ है, कितना बच्चा का सिलेक्शन हुआ है तुम बताओ हमको, कितना बच्चा का इसमें सिलेक्शन हुआ है हिंदी मीडियम का? और तुम्हारा जो हिंदी मीडियम का सब कोचिंग है जो ढिंढोरा पीट रहा है, हमारा इतना सिलेक्शन, हमारा उतना सिलेक्शन। अरे भाई, अंग्रेजी मीडियम तुम्हारे पास जाता है पढ़ने? अंग्रेजी मीडियम में तुम्हें 5 लाख कमी है, पर अंग्रेजी मीडियम बहुत चूजी है, बहुत सेलेक्टिव है। वो छाती पर चढ़ जाता है, गर्दन पकड़ लेता है मास्टर का। जो तुम दिखाते हो कि 500, 700, 1000, 2000, 3000 सिलेक्शन हुआ है, अरे भाई वो सब जो हिंदी मीडियम के कोचिंग है वहां पर हिंदी मीडियम के बच्चे जाते हैं। हिंदी मीडियम में 200, 300, 400 तो सिलेक्शन ही हुआ है टोटल। तो तुम्हारे पास हिंदी मीडियम का ना बच्चा जाएगा जी। मॉक इंटरव्यू वाला बच्चा पकड़ के तुम भले कुछ भी उसको फंसा लो और बोल दो। तो हिंदी मीडियम तुम सोचना इस चीज पर कि गर्दन पकड़ लेगा अंग्रेजी मीडियम मास्टर का। मास्टर को तुरंत रीड कर लेता है कि इसको पता है कि नहीं। जितना रिजेक्टेड और फ्यूज बल्ब दिल्ली का है, उसको पकड़ के लाके तुमको पढ़वाएगा। तो ये सब चीजों पर तुम सोचना कि तुम्हारा मास्टर हिंदू पढ़ता है कि नहीं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है कि नहीं। मास्टर की जिम्मेवारी है कि पढ़ क्या है, सिंपल सी बात है। और तुमको एकदम घुट्टी दिया जा रहा है, तुम घुट्टी पढ़ते जाओ, फलनवा मैगजीन, चिलनवा मैगजीन, अंडरस्टैंडिंग मत लेना। कोचिंग का दुकान मेरे भाई बंद नहीं होगा, वो हमारा हो चाहे किसी और का हो, कोचिंग चलते रहेगा। तुम सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, तुम रील एकदम धकाधक देखते रहना है ना, रील पर ऐसे चलते रहेगा। अरे भाई 300 सिलेक्शन हुआ है, 400 सिलेक्शन हुआ है तुम्हारा, और तुम्हारा कोचिंग 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000 दिखा रहा है। तो इंग्लिश मीडियम वाला उस सबकी तरफ झांकी तक नहीं मारता है, देखता तक नहीं है उधर अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम को, हिंदी मीडियम वाले कोचिंग को। तुम क्या बात करते हो यार, रील में खोए रहो भाई, वाह एकदम ऐसे खोए रहो, रील देखते रहना। गरीब का लड़का लाएगा, इधर से उधर से लाएगा, और उसके बाद तुमको दिखाएगा, अरे बाप रे, हाँ भाई वाह, एकदम ठीक कर रहा, कह रहा है। अरे भैया, अगर तुम ग्रेजुएट हो तो तुम ट्यूशन पढ़ा सकते हो, कोचिंग पढ़ा सकते हो, है ना। तो ये सब गरीबी बेचने का जो कंसेप्ट है, इससे बाहर हम लोग को निकलना होगा, ठीक है। नहीं तो हिंदी मीडियम आप अपना समझते रहिए, और हिंदी मीडियम का जो कोचिंग है उसको भी अपने अंदर चेक करने की जरूरत है। हम लोग का भी अगर फेल करता है, अगर करंट अफेयर्स नहीं मैच किया कुछ, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, इन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। हमको यूट्यूब पर जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है। तो इसलिए हिंदी मीडियम थोड़ा सा बाहर निकलो, ये जो तुम निकल रहे हो। तो यहाँ पर देखो भाई, 15 से 19 फ्री है, आकर आप चुपचाप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लास है, फ्री फॉर ऑल है। तो आप, तो सेंटर कहां पर है? बोरिंग रोड चौराहा पर बीसीडब्ल्यू का क्लासरूम है, आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ लोग का कहना है सर ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, ऐप पर जाइएगा, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। तो आप ऑफलाइन मोड में आकर 3:30 से 5:30, 3:30
से क्लास स्टार्ट हो रहा है, लगातार 4 दिन चलेगा। आप आकर देख लीजिए कि आपको फिजिक्स को कैसा पढ़ाया जा रहा है, आप आकर देखिए कि इतिहास कैसा पढ़ाया जा रहा है, आप आकर देखिए कि हम वहाँ पर पॉलिटी कैसा पढ़ा रहे हैं, हम बिहार स्पेशल कैसा पढ़ा रहे हैं, आप आकर देखिए कि हम करंट अफेयर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, आप आकर वहाँ पर देखिए कि हम इकोनॉमिक्स कैसा पढ़ा रहे हैं, वो सब टॉपिक्स हम ले रहे हैं। आप आकर देखिए कि राहुल सहाय सर आपको हिस्ट्री कैसा पढ़ाते हैं, विकास सर आपको फिजिक्स कैसा पढ़ा रहे हैं, राहुल मिश्रा कैसा आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये सब जितने भी फैकल्टीज को है आकर आप एक बार टेस्ट कर लीजिए। तो 5-4 दिन तक लगातार चलेगा। 73वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी और इंग्लिश माध्यम का अलग अलग बैच है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो बोरिंग रोड चौराहा पर आइएगा, स्टाइल बाजार के पीछे वहां पर जगह है। अब जो पढ़कुआ है गरिया रहा होगा कि तुम बहुत प्रचार करते हो, क्या करोगे भाई? बोला गया है कि इसको लिख देना बोर्ड पर, तो भी मजबूरी है, नहीं तो निकाल देगा कोचिंग से। चलो आगे चलते हैं। अगर कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट अगर बिहार का मुख्य रूप से तुम देख रहे होगे, तो उसको मुख्य रूप से जो फंड कर रहा है, उसको कौन फंड कर रहा है? वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। तो इसको ध्यान रखना कि वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा इरिगेशन संबंधित चल रहे हैं। एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया में बन रहा है। जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया के कहां पे बन रहा है? डोभी में बन रहा है। कितना जमीन को अधिग्रहण किया गया है? 1670 एकड़ को अधिग्रहण किया गया है। और एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जा रहा है, जहां पर प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम होगा। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब क्या होता है? वहां पर रोड बना रहेगा, बिजली का कनेक्शन दिया रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया रहेगा, रोड का पूरा नेटवर्क है, पूरा रेल का वहां पर नेटवर्क है। आप जाइए, फैक्ट्री सेटअप करिए, आगे मूव करिए। तो उसके लिए 1670 एकड़ आवंटित है। और ये किस पर है? अगर आप इसको देखिएगा तो इट इज ऑन द अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बन रहा है उस पर लाई कर रहा है। अब हमको बताइए कि देश का एमएसएमई मंत्री जो हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतते हैं? बताइए। जो देश के एमएसएमई मिनिस्टर हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते हुए हैं? कमेंट करके बताइए। ये मेरे प्रिय नेता हैं, माय फेवरेट लीडर, मेरे आदर्श हैं। ठीक है, अकेला नेता हैं जो पहले बेटा को एडजस्ट करेंगे, फिर बेटी को एडजस्ट करेंगे, फिर पुतोह तक एडजस्ट करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज समधिन को एडजस्ट करेंगे। समधिन को टिकट दे दिया भैया, कम बड़ा बात है जी। अब तुम बता दो, अगर इतना पे भी तुम नहीं हमको तुम कमेंट करके कंस्टिट्यूएंसी बता रहे हो तो हम सल्फास खा लेंगे, है ना। तो इससे मतलब ये हो गया कि जो कंस्टिट्यूएंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ एमएसएमई मंत्री जी का। अब देखो, एन इनोवेशन सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड एट द एनआईटी पटना। एनआईटी पटना में एक इनोवेशन सेंटर एस्टेब्लिश होगा 47.76 करोड़ रुपया में। ठीक है, तो इसको तुम ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, फतुहा में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और एक फिनटेक पार्क बन रहा है। नावानगर में एसईजेड बन रहा है। तो 2 जगह एसईजेड बन रहा है। एक नावानगर कहां है? बक्सर में है। और एक कहां पे बन रहा है? वेस्ट चंपारण में। जगह का क्या नाम है? कुमारबाग, वेस्ट चंपारण में, जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है। यहां पर सारण में कमेंट करके बताओ, वहां पर बन रहा है फार्मास्यूटिकल पार्ट, उसका नाम ए से स्टार्ट होता है। अभी हम कमेंट अब तुम करके बताओगे। ठीक है, अब बताओ, इस सारण में ए से स्टार्ट होता है। आप कमेंट करके बताओ कि वो सारण में कहां पर डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पार्क बन रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बताओ, अमोरा है, क्या है, थोड़ा सा एक बार सोचना, है ना। चलो, जो 16 फाइनेंस कमीशन है वो कुछ फंड को डिफॉल्व करता है। जैसे अगर मानते हैं कि जो 16 फाइनेंस कमीशन कहता है कि 41% जो पैसा है वो हम स्टेट्स को डिवॉल्व कर रहे हैं, तो मानते हैं कि 41% में 41,000 करोड़ रुपया आया, तो भैया इसमें स्टेट को भी डिवॉल्व करना है। तो बिहार का इसमें जो पैसा मिल रहा होगा वो 9.95% मिल रहा है। सबसे ज्यादा पैसा किसको मिल रहा है? यूपी को मिल रहा है, तकरीबन 17% पैसा मिल रहा है। तो जो 16वां वित्त आयोग है उसको कौन लीड कर रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है। देखते हैं कि तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए सचिन चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी एनके सिंह, ऑप्शन नंबर सी विवेक देबरॉय, ऑप्शन नंबर डी अरविंद पनगड़िया। कमेंट में बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो अब एक जितना पैसा एलोकेट हुआ है उसमें स्टेट का भी को भी डिवॉल्व करना है। तो बिहार को 9.95% डिवॉल्व होगा इस पूरे फंड का। सबसे ज्यादा यूपी को डिवॉल्व होगा। पर जो 16 फाइनेंस कमीशन जो पैसा देता है वो टाइड फंड देता है। टोटल फंड कितना मिलेगा बिहार को? 7,893 करोड़ मिलेगा 16वां वित्त आयोग के तहत। उसके तो 7,893 में वो टाइड फंड है, मतलब आप केवल उसी प्रोजेक्ट के लिए खर्चा कर सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? एसडीआरएफ में 1721 करोड़ रुपया करना होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए 4,012 करोड़, और अर्बन लोकल बॉडी के लिए 2160 करोड़। ये सब हमारे डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि 7,893 करोड़ रुपया 16वां वित्त आयोग से
साइड फंड हमको मिल रहा है। मतलब ये जो 4012 रुपया है आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर ही खर्चा करेंगे, इसको आप और कहीं रिलोकेट नहीं कर सकते हैं। अब उसी तरह से स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है कि भैया जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको हम पैसा कैसे डिवॉल्व करेंगे। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन टोटल जो पैसा एलोकेट किया है 8,718 करोड़ रुपया किया है। उसमें क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए 5,666 करोड़, अर्बन लोकल बॉडी के लिए 3,051.41 करोड़। बाद दशमलव के बाद वाला नहीं पढ़ रहे हैं हम, अंडरस्टूड है कि आप समझ जाएंगे कि उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो अर्बन लोकल बॉडी 3,051.41 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो दो चीज याद रखिएगा कि 16वां वित्त आयोग कितना एलोकेट किया, 7,893 करोड़। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन कितना एलोकेट किया, 8,718 करोड़ रुपया किया है। अब बजट को हम लोग देखते हैं कि बजट में सबसे ज्यादा पैसा किसको एलोकेट किया गया है। तो जो सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट किया गया है मेरे भाई, वो हेल्थ को एलोकेट किया गया है 68,216.95 करोड़। इसमें यह प्लान किया गया है कि हर ब्लॉक में हम लोग एक स्कूल बनाएंगे, और वो जो स्कूल होगा वो कैसा होगा, मॉडल स्कूल होगा। तो सबसे ज्यादा पैसा किसको एलोकेट किए हैं, एडुकेशन को। 2 नंबर पे ग्रामीण मंत्रालय को, रूरल डेवलपमेंट को। जो रूरल डेवलपमेंट अभी मिनिस्टर कौन है, श्रवण कुमार हैं। ये नीतीश बाबू के वन ऑफ द क्लोजेस्ट आदमी हैं, नालंदा के हैं श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। तो 68,216.95 करोड़ एडुकेशन के लिए। उसमें यह डिसाइड किया गया है कि हर ब्लॉक में एक हम लोग मॉडल स्कूल का निर्माण करेंगे। 2 नंबर पे 23,701 करोड़ किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। 3 नंबर पे हेल्थ विभाग को 21,270 करोड़। तो 1 2 3 बस केवल याद रखोगे तो तुम्हारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, इसको तुम ध्यान रखना। अब देखो, एक स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस पीएम कृषि सम्मान निधि योजना कब लॉन्च किया गया था, 2019 में लॉन्च किया गया था। यह कैसा स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अगर हम बोलते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब क्या होता है, सारा खर्च जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके तहत क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों उसका वहन करती है। यह कहां से स्टार्ट किया गया था, यूपी के गोरखपुर से स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री ने इसको स्टार्ट किया था। इस स्कीम के तहत क्या होता है, 2,000 रुपया का 3 इंस्टॉलमेंट हम लोग किसान को देते हैं। मतलब एक साल में कितना रुपया उसको देते हैं, 6,000 रुपया किसान को देते हैं, ताकि वो अपना काम कर सके, खेती बाड़ी कर सके। बिहार में इसमें जो 6,000 रुपया जो बिहार के किसान है उसको तो पीएम किसान निधि योजना से मिल ही रहा है, प्लस उसमें 3,000 रुपया और ऐड कर दीजिए। वो 3,000 रुपया किसके लिए ऐड किया जा रहा है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत। इसका मतलब कि बिहार के किसानों को अब कितना रुपया मिलेगा एक साल में, 6,000 पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, 3,000 कर्पूरी ठाकुर योजना के तहत, कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के तहत मिलेगा। तो एक साल में बिहार के किसानों को 9,000 रुपया मिलेगा। तो इसको तुम स्टार मार्क करके लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबिका भवानी टेम्पल का उसको क्या बोलते हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं या पुनरुत्थान कर रहे हैं। अंबिका भवानी टेम्पल कहाँ है, आमी गांव में है, आमी विलेज में है। इसको आमी मंदिर भी बोलते हैं। ये कहां पर है, आमी विलेज, ये सारण में है। तो याद रखिएगा कि अंबिका भवानी टेम्पल का पुनरुत्थान किया जा रहा है, इस बजट में उसके लिए प्रावधान है। वो कहां पर है, सारण में है। अब कुछ हम लोग देखते हैं कि एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हम लोग कोसी में चिलिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। कोसी में चिलिंग प्रोजेक्ट क्या है, एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। किसके किसके बीच में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है भाई, तो एक कोसी नदी में जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, मेची नदी में करेंगे। मेची नदी क्या है, महानंदा नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो इस नदी को, इसको प्रोजेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसी में चिलिंग प्रोजेक्ट। मतलब एक्स्ट्रा पानी को जो कोसी जो है विच इज ऑफन कॉल्ड एज द सौरो ऑफ द बिहार, उसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम लोग मेची में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो किस योजना के तहत हम लोग इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कर रहे हैं। याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट में इसका जिक्र किया गया है। तो यहां पर जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 6,282.32 करोड़ रुपया है। केंद्र सरकार कितना फंड कर रही है, 3,652 करोड़ रुपया फंड कर रही है। कितना जिला को प्रभावित करेगा, तो सीमांचल वाले जिला को प्रभावित करेगा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार को। कितना हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेगा, 2.15 लाख हेक्टेयर को सिंचित करेगा। जो स्प्रिंट और दूसरे बैच के लोग हैं, आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको कब कंप्लीट किया जाएगा। ये हम आपको क्लास में बता रखे हैं। और आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कि व्हेन दिस प्रोजेक्ट विल गेट कंप्लीटेड। जो कोसी में चिलिंग प्रोजेक्ट है इसका डेडलाइन क्या है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, कमेंट में बताइएगा।
अब कुछ मॉडल यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा। 2 मॉडल यूनिवर्सिटी का बिहार बजट कहता है कि निर्माण होगा। एक जो है पटना यूनिवर्सिटी को मॉडल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, एक ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को मॉडल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। उसके तहत 100 करोड़ रुपया प्रति इंस्टीट्यूशन दिया जाएगा। इस 100 करोड़ रुपया में आधा पैसा तो VC साहब खा जाएंगे। बिहार की त्रासदी ये है कि जितना जो वाइस चांसलर है ये पैसा दे के बन रहा है मैक्सिमम, और पैसा देगा तो भाई पैसा तसीलेगा भी। तो 100 करोड़ रुपया पटना यूनिवर्सिटी को आप दे रहे हैं। एक समय आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी को क्या कहते थे? आपको पता है कि नहीं? पटना यूनिवर्सिटी वाज वंस कॉल्ड एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। और आज त्रासदी है कि जितना गार्बेज और छटा छटा आदमी है इसका वाइस चांसलर बन रहा है। जो पटना यूनिवर्सिटी है 1917 में बनता है और इसको 7th ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन था द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पटना यूनिवर्सिटी का ये जलवा था। इट वॉज द 7th ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और उसका जो पहला वाइस चांसलर था उसका नाम था JB जेनिंग्स, जो कि वन ऑफ द सेलिब्रेटेड एजुकेशनलिस्ट था। अभी कोई है अजय कुमार सिंह, इस सबका कोई डिग्री फिग्री का भरोसा नहीं है। 100 करोड़ रुपया दिया, 50 करोड़ रुपया तो यही सब खाएगा जितना वाइस चांसलर है। तो ये है आपका ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता था पटना यूनिवर्सिटी। तो 2 पटना यूनिवर्सिटी और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा है, इसको मॉडल यूनिवर्सिटी के डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपया खर्चा होगा। प्रमोशन ऑफ द इंडियन मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेदा कॉलेज जो दरभंगा और बेगूसराय में है इसको पुनरुत्थान किया जाएगा। होम्योपैथिक कॉलेज मुजफ्फरपुर को एकदम दुरुस्त किया जाएगा। टीबी कॉलेज जो पटना में है, टीबी कॉलेज किससे संबंधित है? यूनानी मेडिसिन से संबंधित है। कब बना ये टीबी कॉलेज? अगर हमको ठीक से याद है तो 1926 में बना हुआ है टीबी कॉलेज। तो टीबी कॉलेज पटना एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 803.89 करोड़ रुपया से इनको दुरुस्त किया जाएगा। मेडिसिन अवेलेबिलिटी एंड द DMS, ड्रग्स एंड द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप कोई अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल है। सरकारी अस्पताल में मेडिसिन अवेलेबल है, पर जितना भी आप मेडिसिन लेके जाइएगा, अगर डॉक्टर 5 दवाई लिखा है तो वहाँ पर 3 दवाई मिलेगा और बाकी 2 दवाई बोलेगा कि बाहर जाकर ले लीजिए, कमीशन इस सबका तय है। पता नहीं बिहार उसमें 1 नंबर पर कैसे है। बिहार सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द सितंबर 2024 कि भाई जो ड्रग्स एंड मेडिसिन है, हो सकता है निशांत कुमार जो आया है, आप देखते हैं ना, अलग टेंजेंट पर है बिहार का स्वास्थ्य मंत्री। सबसे पहले तो इसको स्वास्थ्य सुविधा देने की जरूरत है। ऐसे खड़ा होता है, ऐसे जब टर्नेट के, सबका क्या स्थिति है। तो निशांत कुमार पर एक्शन ले रहा है। देखिए पटना का एक तो डॉक्टर साहब जो एब्सेंट मिले उनको एक्शन लिया, तो निशांत कुमार लगता है कि टाइट किया है। उसके कारण आप देखिए कि सितंबर 2024 में बिहार पहला स्थान पर रहा है। अभी बना है लेकिन फिर भी हम क्रेडिट दे रहे हैं, तो इसलिए हम पे गुस्साना मत भाई, ठीक है। तो बिहार सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द सितंबर 2024 इन द DVDMS सिस्टम। सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो प्रशांत किशोर को जाता है। प्रशांत किशोर को इसका क्रेडिट जा रहा है। तो प्रशांत किशोर क्या था, पहले पेंशन में कितना मिलता था? 400 रुपया मिलता था। अब पेंशन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1100। इसलिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है ताकि आवाज उठती रहे। आप बताइए 400 रुपया प्रति महीना मिलता था जो दिव्यांगजन है, विधवा है, क्या होगा 400 रुपया में? उसको बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया है। 1100 रुपया में भी क्या होने वाला है? बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम कहाँ बना हुआ है? 550 करोड़ रुपया के लागत से वैशाली में बना हुआ है। डिजिटल प्लानिटेरियम बनेगा, डिजिटली दिखाएगा कि स्पेस में क्या होता है, एस्टेरॉयड क्या होता है, कॉमेट क्या होता है, ब्लू बैंग वो जो आपका जो आकाश गंगा है ये कैसे बनता है, कॉन्स्टिलेशन कैसे है, स्टार कैसे है, पोल स्टार कैसे है। वो कहां पर बन रहा है? ईस्ट चंपारण, जमुई और पूर्णिया में बन रहा है। इसके लिए 39 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं बिहार बजट में। हिंदी मीडियम तुम्हारे लिए यहाँ लिखा हुआ है, टेलीग्राम को दबाना, तुमको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। ये सब रिवीजन है, एक बार देख लो। करमचट डैम रोहतास कैमूर के बॉर्डर पर है, इसके लिए खर्च किया जाएगा। बरेला झील वैशाली में है, इसके ब्यूटिफिकेशन पर खर्च किया जाएगा। खूरी बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड द संजीवनी वाटिका नवादा है, इको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। गोगाबिल लेक कटिहार में है। याद रखना गोगाबिल जो है बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। और गोगाबिल लेक कहाँ है? कटिहार में है। और ये अभी क्या बन चुका है? रामसर साइट बन चुका है। कांवर झील बेगूसराय 39वां नंबर का रामसर साइट है और बिहार का पहला रामसर साइट था। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में है। नागी बर्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ है? जमुई में हुआ है। उस फेस्टिवल का क्या नाम है? कलरव फेस्टिवल उसका नाम है। नागी और नकटी डैम है जो आसपास में है जमुई में, जो कि झाझा फॉरेस्ट रेंज में फॉल करता है। और दोनों चूंकि डैम है तो आर्टिफिशियल रामसर साइट है ना। अगर डैम है तो भाई मानव निर्मित ही है ना जी। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें निम्न में से कौन आर्टिफिशियल रामसर साइट है, तो नागी और नकटी आर्टिफिशियल रामसर साइट हो गए क्योंकि डैम्स हैं।
बिहार में कितने रामसर साइट हैं? 6 रामसर साइट हैं। कौन कौन है? कांवर झील। कांवर झील कहां पर है? बेगूसराय। नागी बर्ड सेंचुरी जमुई। नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई। तो नागी और नकटी डैम है, आर्टिफिशियल रामसर साइट है। गोकुल झील, गोकुल जलाशय कहां है? बक्सर। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण। गोगाबिल कहां है? कटिहार। और बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी है। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के तहत 32 जो पेड़ हैं उसको हेरिटेज ट्री घोषित करने की प्रयास किया जा रहा है। हेरिटेज ट्री क्या होता है? आप उसके एज पर डिसाइड करते हैं कि वो हेरिटेज ट्री है कि नहीं। आप उसके थिकनेस पर डिसाइड करते हैं, आप उसके कैनोपी डेंसिटी पर डिसाइड करते हैं, आप उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस पर डिसाइड करते हैं। बहुत सारा पैरामीटर्स होता है, उस पर आप उसको डिसाइड करते हैं कि वो हेरिटेज ट्री है भी कि नहीं है। अब देखो ये जो स्लाइड है सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसको ध्यान रखना। 12 मेजर मिनरल हैं, उस 12 मेजर मिनरल में 9 मिनरल्स को कॉमर्शियली डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। आउट ऑफ द 12 मिनरल ब्लॉक 9 कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स आर बीइंग ऑक्शन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑक्शन ऑफ द 3 ब्लॉक्स हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। 3 ब्लॉक का ऑक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया है। वो जो 3 ब्लॉक है उसमें 2 ब्लॉक कहां पर है? रोहतास में है, और 1 ब्लॉक कहां है? गया में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखना एग्जाम में एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। जो 2 ब्लॉक रोहतास में है वो किसका ब्लॉक है? ग्लूकोनाइट का ब्लॉक है। जो ग्लूकोनाइट क्या होता है? ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्साइड है। किसका? आयरन का। हाइड्रोक्साइड किसका है? पोटेशियम का। और ये जो पोटेशियम है वो फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। आप देखते होंगे एनपीके जो फर्टिलाइजर होता है, तो पोटेशियम जो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होता है वो पोटेशियम सल्फेट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ग्लूकोनाइट बाय डिफॉल्ट एक नेचुरल फर्टिलाइजर है और फर्टिलाइजर बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एकदम रामबाण की तरह है। तो इट इज वेरी मच नीडेड फॉर द फर्टिलाइजर बेस्ड इंडस्ट्री। तो याद रखना कि 2 ग्लूकोनाइट का ब्लॉक जो है वो रोहतास में है, उसको नीलामी कर दिया गया है, और 1 ब्लॉक गया में जो निकल क्रोमियम का है इसको केंद्र सरकार ने नीलामी कर दिया है। तो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना, स्टार मार्क करके इसको तुम लिख लो। सुरक्षित सफर। अच्छा, एक चीज और तुमको बता रहे, जैसे अब एनपीके की बात हो गई तो एक चीज लगे हाथ तुमको बता देते हैं। एनपीके में नाइट्रोजन क्या होता है? ये प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस किसके लिए है? प्लांट के रूट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट जो आपका दे रहा है वो कितना फ्रूट दे रहा है ये किस पर डिपेंड करता है? पोटेशियम पर डिपेंड करता है। और मुख्य रूप से पोटेशियम जो है फर्टिलाइजर में पोटेशियम सल्फेट के फॉर्म में होता है, और जो ग्लूकोनाइट है ये बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, और इसलिए इसको नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसको इस्तेमाल करती है। लॉन्च इन सितंबर 2024 क्या है? सुरक्षित सफर सुविधा। अगर कोई महिला अनसेफ फील कर रही है तो 112 को फोन की और अपना लोकेशन शेयर कर दी तो पुलिस उसको ट्रैक करता रहेगा। एंड बिहार बिकम्स द 3rd स्टेट टू डू सो आफ्टर तेलंगाना एंड द हरियाणा। तो ध्यान रखिएगा कि सुरक्षित सफर सुविधा में बिहार तीसरा ऐसा स्टेट बन गया है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर उनको अनसेफ फील हो रहा है तो अपना जो अगर आप उबर या ओला देखते होंगे तो उसमें रहता है ना कि आप शेयर कर दीजिए अपने लोकेशन अपने नियर और डियर वंस को, वो आपको ट्रैक करते रहेंगे। तो वही सुविधा यहाँ पर किया गया है। न्यू फेयर्स एडेड इन फाइनेंशियल ईयर 2025। कुछ ऐसे त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं जिनको स्टेट फेस्टिवल का दर्जा प्राप्त हुआ है, जैसे बाबा गणिनाथ पलब्या धाम मेला महनार वैशाली में, चैती दुर्गा पूजा मेला महादीपुर खगड़िया में, बाबा सुंदरनाथ धाम टेम्पल मेला अररिया में, बाबा खगेश्वर नाथ बहुत इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरपुर में, सीताकुंड मेला मुंगेर में। ये सब वो मेला हैं जिनको राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इनको क्या है? उत्थान के लिए भी सरकार फंड एलोकेट की है। यहाँ पर सिंगर बुलाएगा, पवन सिंह को बुलाएगा, है ना, देवी को बुलाएगा, कलुआ को बुलाएगा, ये सब मेला में यही सबको बुलाएगा तो पूरा भीड़ आता है कि भाई क्या भाई, तो राजकीय मेला हो रहा है। अक्षरा सिंह आ रही हैं, अनुपमा सिंह आ रही हैं, यही सब आके गीत गाएंगी मेला में। वही सब जो भोजपुरी वाला बढ़िया चलेगा तो तुम लोग को भी मजा आएगा। बिहार में कितने एक्सप्रेसवे नए बन रहे हैं? 5। कितने नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे? 10। कहां पर घोषणा की गई है? बिहार बजट में की गई है। अब पवन सिंह को कोई गाली नहीं देगा। पवन सिंह आदरणीय पवन सिंह है, रेस्पेक्टेड पवन सिंह। गीत गाएंगे रेस्पेक्टेड वाला नहीं, परम आदरणीय यशस्वी एमएलसी बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय पवन सिंह। अब कोई गाली नहीं दे सकता भाई। क्या बोलते हैं इसको भाई? बिहार एमएलसी हैं, पता है ना तुम लोग को? मतलब ये आदमी हद है। अरे यार
तुमको क्या मिल रहा था? तुम काराकाट से 2 नंबर पे थे और जिसको तुम 3 नंबर पे भेजे उपेंद्र कुशवाहा को, वो राज्यसभा चला गया। ये सब बेचैन है, पीपल इन हरी, कि हमको बस कुछ भी दे दिया जाए। अब अभी एमएलसी बना हुआ है, पार्लियामेंट में काराकाट में 2 नंबर पे ये था, और जो उपेंद्र कुशवाहा है वो 3 नंबर पे थे, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चले गए। अब आ जाओ गंगाजल आपूर्ति योजना। अगर गंगाजल आपूर्ति योजना को तुम देखोगे तो कब इसको इनॉग्रेट किए हैं? नीतीश बाबू का प्रोजेक्ट था। गंगाजल आपूर्ति योजना के तहत गंगा के पानी को शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए पूरा करना है। ये अगर हमको ठीक से याद है तो 27 नवंबर 2022 को इसका अनावरण नीतीश कुमार करते हैं राजगीर में, और 28 तारीख को इसका अनावरण करते हैं, हमको लगता है कि गया में करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके तहत पानी को, जो पहला चरण में पानी को लिफ्ट किया जाएगा, कहां पर? मोकामा के हाथीडी घाट पर, और वहां पर पानी को स्टोर करके डिफरेंट डिफरेंट शहर में भेजा जाएगा। तो पहला चरण में गया, बोध गया और राजगीर को। ये कब की बात हो रही है? 2022 को। फिर जो सेकेंड चरण में होगा वो बिहार शरीफ और नवादा को टारगेट किया जाएगा। इसके लिए रिजर्वायर कहां बन रहा है? मधुबन रिजर्वायर नवादा में बन रहा है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है किसको दिया गया है? मेघा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है हैदराबाद वाला, उसको दिया गया है। बिहार का चाइल्ड वेलफेयर बजट कितना का है? वो 2013-14 में बिहार का चाइल्ड वेलफेयर बजट प्रस्तुत होता है, और इसका जो बजट का जो अमाउंट है वो 54,878.21 करोड़ रुपया है। इस तरह से यार तुम्हारा बिहार बजट खत्म होता है, इससे ज्यादा जरूरत भी तुमको नहीं है। अब हमको कमेंट करके तुम बताना कि और किस टॉपिक पर तुमको चाहिए। पहला, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 चाहिए क्या? अगर चाहिए तो कमेंट करके हमको बता देना, हम बहुत शौक से तुम्हारे लिए बना देंगे। और कौन कौन टॉपिक पर चाहिए तुम कमेंट करके बता दो, हम लोग उसको लेकर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि तुमको वीडियो पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया होगा तो जरूर फीडबैक देना, ताकि आगे हम लोग इसको सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।